बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, अभी पानी की तकसीम के मामले पर सिंध और पंजाब आमने सामने थे ही कि अब सिंध की तरफ से विफाक पर एक बार फिर से सिंध के साथ तासुब बरतने पर जो है वो बात की जा रही है। ये इल्ज़ाम उनकी तरफ से सामने आया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस ज़िमन में एक ख़त भी लिखा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को, और उन्होंने जो मीडिया से बात भी की उसमें भी उन्होंने यही तफसीलात बताई। वो ये कहते हैं कि जो आने वाला बजट है, जो आइंदा मालियाती साल का बजट है, उसमें भी सिंध के साथ एक इम्तियाजी सलूक जो है वो रवा रखा जा रहा है। NHA का जिक्र करते हुए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें पंजाब के लिए तो 22 स्कीमों की टोटल एलोकेशन जो है वो रखी गई है। इसके अलावा 21 स्कीमें जो हैं वो KPK के लिए रखी गई हैं, 15 स्कीम्स जो हैं वो बलूचिस्तान के लिए रखी गई हैं, और सिंध के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 स्कीमें रखी गई हैं। साथ ही ये फरमाते हैं मुराद अली शाह साहब कि जब भी मैं विफाक से बात करता हूं तो ऐसे लगता है कि बहरों से बात कर रहा हूं, कोई भी सिंध के हवाले से मेरी बात नहीं सुनता। इस पर हम देख रहे हैं कि कुछ वज़रा का रद्द-ए-अमल भी आ रहा है विफाक से, और वो ये कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म ने तो एक साल में 1000 अरब से जायद जो है वो सिंध को पैसे दिए हैं, और ये पाकिस्तान की उन्होंने कहा कि जी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि सिंध को इतने फंड्स जो हैं वो दिए गए हों। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमात MQM, उनकी तरफ से ट्रेडर्स का जो मुतालबा आया था सिंध में गवर्नर राज के मुतालबे का, उसकी हिमायत करते हुए उन्होंने भी गवर्नर राज का मुतालबा किया है। फिर MQM के वफ्द की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान से। वहाँ पर उन्होंने एक नए सेंसस के लिए, मरदमशुमारी के लिए एलोकेशन रखने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जी फंड्स इसके लिए मुख्तस किए जाएं जो अभी बजट आ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फेक डोमिसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा इशू किए जा रहे हैं सिंध में। इस मामले को वो कहते हैं कि जी विफाक देखे किसी तरीके से, और डाकू राज को ख़त्म किया जाए सिंध में। ये MQM का मुतालबा जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने रखा गया है। अब इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। गवर्नर राज का मुतालबा एक तरफ है, एक तरफ सिंध का ये इल्ज़ाम है कि जी तासुब का रवैया बढ़ता जा रहा है सिंध के साथ। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वज़ीर तालीम सिंध हैं, बहुत शुक्रिया आपका। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PTI के, मेंबर सिंध असम्बली हैं, आपका भी शुक्रिया। और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं MQM के और मेंबर सिंध असम्बली हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सईद गनी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये अब जो CM साहब ने बात की है कि जी विफाक से जितनी मर्जी बातें कर लें, जितनी मर्जी बार उनको बता दें, ऐसे लगता है कि जी बहरों से बात कर रहे हैं, सुनी नहीं जा रही है। और फिर अब उन्होंने ख़त भी लिख दिया बाकायदा, जो मुजव्वज़ा PSDP है उस पर उन्होंने कहा है कि जी नज़र सानी की जाए। आपको वाकई इस NHA की स्कीमों की बुनियाद पर यह चीज़ लग रही है, या कुछ और भी वजूहात हैं कि विफाक तो आपको कह रहा है कि एक साल में हमने 2 दफा ये फंड्स दिए और 1000 अरब से दिए हैं, जो कि आज तक से इनको नहीं मिले? देखिए सारिया, पहली बात तो ये है कि ये बात ध्यान में रखें कि कोई भी हुकूमत जब सूबे में हुक्मरान होती है, कोई भी जमात जब हुक्मरान होती है, जब चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो उसकी अवलीन जिम्मेदारी होती है कि अपने सूबे के जो हुकूक हैं, जो राइट्स हैं, उसका वो दिफा करें, उसके लिए वो फाइट करें। और अगर कोई चीफ मिनिस्टर ये नहीं करता तो वो अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से इनहराफ कर रहा होता है। अगर तो चीफ मिनिस्टर सिंध जो ख़त उन्होंने लिखा है या तो हवा में लिखा होता तो चले, उस पर एतराज़ हो सकता था, लेकिन अगर उसके अंदर वो सारी तफसीलात दी हैं जो इनकी प्रपोज्ड PSDP के अंदर मौजूद हैं, और उसी से उन्होंने बताया है कि किस सूबे के लिए कितनी स्कीमें आपने रखी है और कितना पैसा आपने रखा है, तो मैं समझता हूँ बजाय इसके उस पर तनकीद करें। अगर तो उनकी बात में वजन है, आपने किसी एक सूबे के साथ ज्यादती की है तो उसका अजाला होना चाहिए। किसी भी सूबे को अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई पैसे देती है तो ये बात ध्यान में रखें कि वो कोई खैरात नहीं है जो वो देते हैं, सूबों का हक है जो सूबों को दिया जाता है, वो सिर्फ सिंध को नहीं मिलता, वो पंजाब को भी NFC के जो उनका शेयर बनता है उसके मुताबिक मिलता है, KP को भी मिलता है, बलूचिस्तान को भी मिलता है, तमाम सूबों को मिलता है। विफाक की जो फेडरल PSDP होती है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं होती, या उनकी अपनी किसी ख्वाहिश के मुताबिक किसी मखसूस इलाके या सूबे के लिए नहीं होती। वो पैसे तमाम सूबों में खर्च होने चाहिए, जहाँ जहाँ जरूरत के मुताबिक मुनासिब। ठीक।
अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है सईद गनी साहब की। आवाज़ जो है वो ज़रा ठीक कर लीजिएगा या दोबारा रब्ता कर लें उनसे। मैं मीनवाइल फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये क्यों वो कह रहे हैं सिर्फ तासुर की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक परसेप्शन की बात नहीं है, ये बाकायदा तौर पर आदादो शुमार के साथ और जो फंड्स एलोकेट किए गए हैं उसके साथ वो बता रहे हैं कि अगर कहीं पर 21 स्कीमें, कहीं पर 22 स्कीमें, कहीं पर 15 स्कीमें, तो सिंध के लिए 2 स्कीमें क्यों हैं? वो कह रहे हैं क्यों आप ये तासुब जो है वो सिंध के साथ बरत रहे हैं? सादिया, मैं आपसे पहले थोड़ा सा वक्त चाहूंगा कि आपको और आपके जरिए आपकी जो लोग सुन रहे हैं व्यूअर्स, पहली चीज है कि वफाक का जितना बजट है उसमें से 57.4% सूबों में बढ़ जाता है और कुल बजट का 14.4% सिंध को बाय फार्मूला मिलता है फेडरल रिसीट्स का, जिसमें सूबा आजाद होता है कि वो जिस तरह चाहे खर्च करे। अब वफाक के जिन स्कीमों पे पैसे खर्च करता है, वफाक सिर्फ उन चीज़ों पे खर्च कर सकता है जो मौजूआत वफाक के पास है। वफाक के सबसे बड़े 2 खर्चे जो इस वक्त हैं वो एक तो है लोन रिपेमेंट, उनकी किस्तें, इंटरेस्ट, और दूसरा बड़ा खर्चा है डिफेंस। इसके बाद पूरा मुल्क खसारे में चल रहा होता है। और वफाक के साथ अगर मैं एक मिसाल दूं जो कि आपको फौरी तौर पे समझ में आ जाएगी, इस वक्त हम 2 बड़े डैम बना रहे हैं। अगर वो 2 बड़े डैम से पैसा खर्च हो रहा है तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो डैम्स केपी में है कि वो पैसे केपी में लग रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान के लिए लग रहे हैं। अगर इसी तरीके से कोई मोटरवे बन रही है और उसका आगाज़ कहीं से हो रहा है और इख्तिताम कहीं हो रहा है और एक हिस्सा किसी जगह पे कम है और दूसरे सूबे में ज़्यादा है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि जिस सूबे के अंदर वो सड़क ज़्यादा लंबी है उस सूबे में पैसे लगाए जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप ML1 के रेलवे का प्रोजेक्ट शुरू करें तो आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि उसका ज़्यादातर हिस्सा पंजाब के अंदर है तो पंजाब में ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। वो कनेक्टिविटी पोर्ट से पैदा की जा रही है। अगर कराची पोर्ट के ऊपर पैसे खर्च किए जा रहे हैं या पोर्ट कासिम पे वफाक खर्च करता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिंध पे खर्चा हो रहा है। बात सारी ये है कि इनको किस मंसूबे पे एतराज़ है वो बात करें। अगर ये अपने जो इनको पैसे इतने अरसे मिले हैं और ये इतने ऑनेस्ट ब्रोकर्स हैं तो एक मिनट सईद गनी साहब से ये पूछ लीजिए कि आज तक आपने कराची को कितने पैसे दिए उसका शेयर? आपने कराची सिंध के पैसे दो चीजें हो गई जो आपने बात की है। पहले तो मुझे जरा उसका जवाब लेने दीजिए। आपने कहा कि जी 57.4% जो है वो सूबों को चला जाता है जो वफाकी बजट होता है उसमें से, और 14.4% जो है वो बाय फॉर्मूला सिंध को मिलता ही मिलता है और वो जिस तरीके से भी खर्च करना चाहे ये उनकी मर्जी है। और सईद गनी साहब दूसरा सवाल, उन्होंने डैम्स का भी जिक्र किया, दीगर मंसूबे भी हैं, उसमें ये नहीं देखा जाता, वो कहते हैं कि जी किस सूबे में ये मंसूबे कायम किए जा रहे हैं, वो देखा जाता है कि मुल्की मुफाद में जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो एतराज किस प्रोजेक्ट पे है ये जरा बता दीजिए। मेरे सामने अभी इनकी पूरी PSDP की लिस्ट तो नहीं है कि मैं एक प्रोजेक्ट इनको बता सकूं कि किस पे एतराज है किस पे नहीं है जी। लेकिन अगर आप सूबों में जो PSDP का शेयर जा रहा है उसको देखें तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि सिंध के सूबे में जो फेडरल PSDP का पैसा लग रहा है वो खासा कम है दीगर सूबों के मुकाबले में। तो बहरहाल इतना तो हक बनता है चीफ मिनिस्टर साहब का कि वो अपने सूबे के लिए डिमांड करें कि फेडरल PSDP से भी हमें उतना शेयर देना चाहिए जितना किसी और सूबे को मिलता है। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट ये समझती है जी उनका मुतालबा गलत है जो ये समझते हैं और मुझे जो वो बात कह रहे हैं कि लगता है कि मैं बहरों से बात कर रहा हूँ, बात ऐसा तो नहीं कह रहे हैं ना। वो जिस चीज़ पे भी हमने बात की है इनका रद्द-ए-अमल ऐसा है और कोई हौसला अफजा बात जो है उनकी तरफ से आती नहीं है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो माजी में भी हम उठाते रहे हैं, लेकिन चूंकि बाकी सूबों में या तो PTI की हुकूमत या इनके इत्तेहादियों की है तो वो बेचारे मजबूरी में है, बात नहीं करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं पहले भी कई दफा हुआ है ये उन्होंने आज भी जिक्र किया कौमी इक्तिसादी काउंसिल का, कहते हैं इजलास नहीं बुलाया जाता, बार बार वो इसका जिक्र करते हैं आर्टिकल 156 की खिलाफ वर्जी कॉल उनके की जा रही है ये इजलास ना बुलाकर।
तो क्या वजह है ये जब यहाँ आए भी थे, उनकी मुलाकात भी हुई दीगर सीएम्स के साथ, वजीर आजम भी थे, तो फिर क्या इसका क्या सबब क्या बताया जाता है? नहीं, सबब तो कोई नहीं बता सकते ना। देखें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक बात वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि ये काम आपने इस तरह करना है, तो वो फिर करना, उसकी फिर कोई तावील नहीं हो सकती, कोई दलील नहीं हो सकती ना करने की, वो करना चाहिए। अब नहीं करना चाहते हैं, इसका जवाब तो इमरान खान साहब ही दे सकते हैं कि क्यों नहीं करना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने सिर्फ ये नहीं, जब CCI का इजलास भी हर 3 महीने में होना चाहिए, वो नहीं करते हैं, तो CM सिंध उनको बार बार खत लिख के याद दिलाते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ये आपको करना चाहिए। अब वो नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, इसकी वजह वो बताएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई एक मैकेनिज्म दिया गया है, तो उस पर आप अगर मनोन अमल दरामद करेंगे और उसमें जो गाइडलाइंस दी गई है किसी भी चीज को करने के लिए, उस पर आप चलेंगे, तो किसी भी सूबे की शिकायत जो है वो कम हो जाएंगी। रहेंगी, हो सकता है फिर भी रहें, लेकिन वो कम हो जाएगी। अगर उसको आप फॉलो नहीं करेंगे, उसको आप मानेंगे नहीं, आइन की चीजों पर अमल नहीं करेंगे, फिर तो जाहिर इसी तरह होता रहेगा जो हो रहा है। चलें, एक तो अभी आइन के आर्टिकल 156 का हमने जिक्र कर दिया, जो कि CM साहब कहते हैं कि कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास ना बुलाकर उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है। एक और आइन के आर्टिकल का बड़ा जिक्र किया जा रहा है ख्वाजा इजहारुल हसन साहब आपकी जमात की तरफ से, और वो ये है कि जी जब आइन में दर्ज है गवर्नर राज लगाने का कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल इक़दाम नहीं है, तो फिर किस वक्त के लिए रखा गया है? क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर ये मुतालबा ताजरों की तरफ से किया गया, उसके बाद आप लोगों ने भी इसकी हिमायत की और आप भी यही डिमांड कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, पहले तो मैं ये मौक़िफ़ वाज़ेह कर दूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से डिमांड नहीं है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताजिरों ने हमसे ये कहा था कि आप इस चीज़ का मुतालबा करें, तो हमने ये आवाज़ उनकी उठाई कि देखें ताजिर गवर्नर राज का मुतालबा कर रहे हैं, आइन के आर्टिकल 245 का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ ये है आपके चैनल के तवस्सुस से, बट आपने सपोर्ट किया ना उस मुतालबे को। पानी का मसला अच्छा नहीं, हमने उनकी आवाज़ को बुलंद किया, पहुंचाया। हम जमहूरी तौर पर गवर्नर राज के हिमायती नहीं हैं, हम ताजिरों की आवाज़ को हमने बुलंद किया, हम आपको पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे हैं। एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये, देखें, क्या सिंध में जरदारी साहब के वक्त से जो आज तक की सूरत है, क्या विफाक ने पानी का कोई कोटा कम किया? यकीनन नहीं। क्या सिंध में बैन सूबाई पानी की तकसीम के बाद जो विद इन प्रोविंस तकसीम है, बता दें आप, उसमें एक भी चोरी नहीं है, एक भी चोरी नहीं है? क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं है। कितनी FIR सिंध हुकूमत में सूबे के अंदर बदीन के पास या दीगर कैनाल्स के पास जाके प्राइवेट कैनाल्स निकली हैं, इलीगल कैनाल्स निकली हैं, उसके ऊपर FIR दर्ज की हैं? एक भी नहीं। फिर ये बताएं कि कराची का जो पानी जिसमें K4 का कोटा इंक्लूडेड है, वो तो अभी शामिल हुआ नहीं। आपका जो 650 MGD है वो आपका 470 आ रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी? कोई FIR, कोई कानूनी इकदाम एक भी नहीं। मसला सारा ये कि पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें, फिर आप विफाक को भी ललकारें, हम आपका साथ देंगे। लेकिन आपके अपने अंदर इतने लूप होल्स, ब्लैक होल्स हैं। आइन के आर्टिकलों की आप बात करते हैं, 140 से सिंध हुकूमत में लोकल गवर्नमेंट की सूरत में एक बदनुमा दाग है। 158 की सूरत में यहां की गैस जा रही है, अरबों रुपए की रॉयल्टी आप लेते हैं, लेकिन विफाक हुकूमत को भाई रॉयल्टी इनकार करें आप। के इलेक्ट्रिक से आप सालाना 7-8 अरब रुपए ले लेते हैं, हड़प कर जाते हैं, आप ना लें, ललकारें के इलेक्ट्रिक को। लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ें। आप यहाँ इनके आर्टिकल अभी देखें, इस पे लगा दिया, अभी बजट आ रहा है, अब बजट से पहले से नारेबाजी शुरू हो जाएगी, हमें विफाक ने इतना पैसा कम दिया, हमें विफाक ने। भाई NFC का एक तरीक़ाकार है, स्टेट बैंक की रेगुलेशन है, 1 रुपया किसी सूबे का कम नहीं हो सकता। जो रेवेन्यू आया उस रेवेन्यू से जो रेशो तय हुआ है उस रेशो से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या पिछले 13 साल से आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के हद से कराची को, लड़काना को, खैरपुर, हैदराबाद को आपने PFC दिया? अपना हाउस ऑर्डर करें, हमें कोई शौक नहीं है आपको बुरा भला कहने का। आपके अपने करतूत ऐसे हैं जो अदालतों से भी आपको मतून मलून कर रहे हैं, लोग भी आपके खिलाफ हो गए हैं, और शहरी और देही सिंध की तफरीक अलग आपकी तरफ से बढ़ रही है, और जो दीगर मामला आते हैं, चाहे स्ट्रीट क्राइम हो, पानी का मसला हो, ट्रांसपोर्ट का मसला हो, सब 18वीं तरमीम के बाद आपकी जागीर है ना। ठीक है, तो ये सब ठीक हो गया। ओके, इस पे मैं सईद गनी साहब का जवाब जान लेती हूँ, लेकिन उससे पहले नकवी साहब जरा आप भी ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि ये ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने जो भी बात की है कि जी
ताजरों की तरफ से गवर्नर आज का मुतालबा आया था, फिर हमने उनकी आवाज़ रेज़ की। अब जिस तरह मर्जी इसको इंटरप्रेट कर लें, लेकिन अगर आप एक मुतालबे को, एक डिमांड को सपोर्ट करते हैं तो दैट मीन्स कि आप भी उसके हामी हैं ना, हिमायती हैं। आपको भी गवर्नर आज जो है वो अगर लग जाए तो कोई वो बुरा नहीं लगेगा, या आप उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है बिल्कुल होना चाहिए। नकवी साहब, इस पे ज़रा कोई PTI का कोई बता दें मौक़िफ़, विफाक का क्या रद्द-ए-अमल है, PTI जो है वो इस मुतालबे को किस तरीके से देख रही है? पहले मैं देखिए PTI के मौक़िफ़ से पहले अपना मौक़िफ़ इस पे दे दूँ। मैं समझता हूँ कि गवर्नर रूल लगाना पाकिस्तान के आईन में 18वीं तरमीम के बाद तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, इसलिए कि PTI की इस हुकूमत के लिए इससे कि 2-3 महीने के लिए गवर्नर रूल लगा के कुछ हासिल नहीं होगा, और 3 महीने के बाद दोनों हाउसेस की मेजॉरिटी जब तक सपोर्ट नहीं करेगी वो भी मैक्सिमम 3 महीने और लगा सकती है, उसके बाद वापस आ जाएगा। यहाँ तो आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ तो पेंशन के पैसे गायब हो जाते हैं, यहाँ जैसे कि ख्वाजा साहब ने कहा PFC अवार्ड नहीं दिया गया, यहाँ 10,000 बसों का वादा करके 0 बस दी जाती है, यहाँ कराची शहर के में 1 बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ, यहाँ पूरी सीवरेज जो है वो समंदर में खुले डाल दी जाती है और हमारे समंदर आलूदा होते हैं। सिवाय झूठ के, सिवाय करप्शन के हमें कुछ नज़र नहीं आता इस जगह पे। बाकी सूबों में की हालत देख लीजिए, जाके कंपेयर कर लीजिए, पंजाब के दहकान को देख लीजिए, सिंध के दहकान को देख लीजिए, आपको नज़र आ जाएगा कि वहाँ का दहकान किस किस्म के मकानात में रहता है, उसको क्या क्या सहूलत मौजूद है, और सिंध में अभी वो किस तरह वही मिट्टी के घरों में रह रहा है, और सिंध की गुर्बत जो है वो ज़्यादा है। अभी सईद गनी साहब, आप तो जो हैं वो विफाक से शिकायतें कर रहे थे तासुब की और इंसाफ ना मिलने की। ये तो जो ख्वाजा साहब ने बातें की और नकवी साहब ने बातें की, वो आपकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की जमात के खिलाफ ही उन्होंने एक चार्जशीट बाकायदा पेश कर दी है। मुझे एक ब्रेक लेने दें, मैं ब्रेक से वापस आकर आपसे जवाब लेती हूँ इसका। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सईद गनी साहब, आप तो विफाक के जो बजट आने वाला है उसको लॉपसाइडेड करार दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो आपकी जमात या आपकी हुकूमत के हवाले से सवालात उठा दिए गए हैं कि जी अर्बन एरियाज़ को इग्नोर किया जाता है, फेक डोमिसाइल्स का मुकाबला है, फिर डाकू राज जो है वो उन्होंने कहा है वज़ीर आज़म से, बल्कि उनके सामने डिमांड रखी है कि विफाक किसी तरीके से ख़त्म कराए, और साथ ही साथ ये भी कहा है MKM ने उस दिन मुलाकात के अंदर कि बहुत सारे मेंबरान हैं ऐसे सिंध असम्बली के जो कि इन डाकुओं को सपोर्ट करते हैं, उनको बाकायदा उनकी हिमायत हासिल है। देखिए, मुझे सच्ची बात है बड़ी हैरत हो रही थी, ये दोनों हमारे जो अपोजिशन के दोस्त हैं सिंध असम्बली में, जो पैमाना होता है किसी भी पार्टी की कारकर्दगी को जांचने का, वो इलेक्शंस होते हैं और लोगों की राय होती है। सिंध में इस वक्त जितने भी ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो थरपारकर में हो, चाहे वो सांगड़ में हो, चाहे वो उमरकोट में हो, चाहे कराची की 2 सीटें हो, पीपल्स पार्टी को 2018 के आम इलेक्शन से ज़्यादा वोट मिला है। और जो PTI और MKM का हशर हुआ है ख़ासतौर पे कराची के दोनों इलेक्शंस में, मैं तो समझता हूँ कि इनको उस पर शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि मेहनत करनी चाहिए बैठ के कि भाई ये क्यों हो रही हैं सारी चीज़ें, कि 2018 में जिस सीट पर इनको 36,000 वोट पड़ा PTI को, इस मरतबा उनको कोई 9,000 के करीब जाके वोट पड़ा है। जिस सीट पर इनको 16,500 वोट पड़ा, उस सीट पर जाके इनको 4,800 वोट पड़ा है। MKM ने जहां से 5,000 से ज्यादा वोट लिया, इनको 2,600 पड़ा, जहां से 13,000 वोट लिया वहां से 5,000 वोट पड़ा। तो आखिरी नंबरों पे आ रहे हैं उन इलेक्शंस में, और PSP जो है इनसे ज्यादा वोट लेके जा रही है, तहरीक लब्बैक जो है वो इनसे ज्यादा वोट लेके जा रही है, और ये दोनों जमातें कराची के लोगों की नुमाइंदगी की दावेदार हैं। तो जो लोग समझ रहे हैं, जो लोग वोट कर रहे हैं, वो तो इनको मुस्तरद कर रहे हैं, बुरी तरह से मुस्तरद कर रहे हैं।
और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ठीक है, इनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अदालतों के वो जो जो ऑब्जर्वेशन है उसका हवाला देते हैं, अदालतों का खास मोहब्बत है हमसे, और बहरहाल सिंध में फैसले मुख्तलिफ होते हैं, बाकी सूबों के लिए फैसले मुख्तलिफ हैं। आज भी मैं आपको 10 चीज़ें गिनवा सकता हूँ जो अदालती फैसलों की वजह से सिंध हुकूमत नहीं कर सकती, लेकिन बाकी मुल्क में तमाम सूबों को इजाजत है। पीएफसी के बारे में बोल दो ना, क्यों नहीं दे रहे? सर मेरी साहब पीएफसी दे दो, मैं उसके बारे में आ जाओ ना। बाकी सब मैं आपकी बसों का जिक्र किया उस पर आ जाए, सब चीजों के दे दो। फिक्र ना करें, आपकी तसल्ली कराऊंगा, लेकिन आपके कहने पे तो जवाब नहीं दूंगा ना मैं। जो आपका हशर यहाँ कराची में लोग कर रहे हैं, जिस तरह आपको मुस्तरद कर रहे हैं, जिस तरह जिले में शिकस्त आपको इलेक्शन में हो रही है, तो वो तो मैं बात कर रहे हैं ना, गलत बात तो नहीं, मैं तो फैक्ट्स में बात कर रहा हूँ। अगर मैंने वोटों का नंबर गलत बताया तो मुझे कह दें कि मैंने गलत कहा। 36 से 9,000 में आपका वोट नहीं आया क्या? वहां पर 17,000 से 4,800 में आपका वोट नहीं आया? आया है वोट आपका, और लोगों ने आपको मुस्तरद किया है। मैं अब भी आपको कहता हूं कि अगले इलेक्शंस में अगर तो माजी के इलेक्शंस की तरह पीटीआई को जबरदस्ती नहीं जितवाया गया, तो वो हशर पीटीआई का कराची शहर में होना है कि शायद जिसका उन्होंने तस्वर नहीं किया होगा, उनको कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे। और एमक्यूएम का भी ऐसे ही कोई हशर होगा, जिस तरह एमक्यूएम के लोग छोड़ के उनको जा रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी में और हमारे यहाँ शमूलियत कर रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी। चलें, एमक्यूएम का भी आप कहते हैं ये हशर होगा, पीटीआई का भी हशर होगा। आई अंडरस्टैंड यू हैव टू गो ऑल्सो, आपने जाना है, आपकी हमारे से कमिटमेंट हाफ शो की थी, लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल का मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये बात ख्वाजा साहब ने भी की है और नकवी साहब ने भी की है कि जब एक बजट के अंदर एक रख दी गई है परसेंटेज, जिस तरह इस केस में कि जी 14.4% सिंध को मिलता ही मिलता है बाय फॉर्मूला, तो फिर वो आप लोगों की मर्जी है, जैसे मर्जी खर्च करें। मैं कहता हूं सादिया, दो चीजों को आप कंफ्यूज कर रही हैं, मिक्सअप कर रही हैं। जो एनएफसी का शेयर मिलता है सूबों को, वो फार्मूले के तहत मिलता है, और ये मैं डिसएग्री करता हूं कि जो कमिटमेंट फेडरल गवर्नमेंट करती है उस कमिटमेंट के मुताबिक पैसे आमतौर पर नहीं मिलते हैं। इस मर्तबा भी जब ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके बड़े तारीखी इनकी कलेक्शन 14.4% नहीं मिला। मैं कुछ अर्ज करूं आपसे, देखिए तारीखी कलेक्शन ये कह रहे हैं हमने एफबीआर ने किया ना, तो फिर सिंध हुकूमत को जो कमिटमेंट इस वक्त जो बात कर रहे हैं, हम फेडरल पीएचडीपी की बात कर रहे हैं, उसमें परसेंटेज नहीं होती, किसी सूबे की तय करके होती है। वो फेडरल गवर्नमेंट अपने तौर पे सूबों के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर वो डालते हैं, फिर उसकी एलोकेशन रखते हैं। हम ये गिला कर रहे हैं कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, बतदरीज उसके अंदर कमी होती जा रही है, हर साल कमी होती जा रही है। और जो कुछ पैसे ये कह रहे हैं कि हमने दिए भी हैं कराची के खाते में, उन्होंने डाले, वो इन्होंने सिर्फ अपने एमएनएस को दिए हैं। सादिया, कराची से पीपल्स पार्टी के जो 3 एमएनएस हैं उनको छोड़ के इन्होंने एमक्यूएम और पीटीआई के एमएनएस को डेवलपमेंट के फंड्स दिए और किसी को नहीं दिए। इसको एसडीजीज का इन्होंने करके नाम को दे दिया है, और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन है। इस पर हमारे एमएनएस जो है वो हाई कोर्ट में भी गए हैं कि जनाब ये हमें नहीं दे रहे, बाकी सबको दे रहे हैं। एसडीजीज की स्कीम के नाम पे कर रहे हैं, पैसे अपने एमएनएस को दे रहे हैं। और नीचे जो इनके जो एमएनएस हैं, और उनकी जो सीएम साहब ने इसमें जिक्र भी किया है कि फेडरल पीएचडीपी के अंदर यूनियन काउंसिल के काम उन्होंने रखे हुए होते हैं कि जी इस गली के अंदर हमने पेवर लगाना है, इसमें सीसी फ्लोरिंग करनी और हमने सड़कें बनानी है, ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ मुखालफत पर मुखालफत में बैठ के ना करें। जो सिंध की हम बात जब करते हैं, सिंध को अपना शेयर मिलेगा, तो जाहिर है कि उसके फिर बेनिफिशियरी सिंध में रहने वाले सारे लोग होते हैं, जो इनके वोटर भी हैं, जो हमारे वोटर भी हैं। मैं चाहता हूँ सईद भाई के जाने से पहले मेरा कमेंट ले ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, ये अच्छा चलें, फरमाइए जी, फरमाइए। मैं कहना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सईद भाई, फिगर्स पे तो आप मुझसे कभी अलग प्रोग्राम कर लें। 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई थी ना, तो कराची से इनको मिलता था 43 बिलियन, 43 अरब रुपए। अब इनको कराची हैदराबाद से मिलता है 300 अरब रुपए। विफाक का रोना तो बाद में रोएंगे ना, पीएसडीपी का। पहले तो एडीपी का रोना रोते हैं। उस 300 अरब रुपए में मैं आपको सईद गनी साहब के हलके में ले जाना तैयार हूं। सईद गनी साहब अपने हलके का एक सरकारी स्कूल ऐसा दिखा दें, एक जिसमें तमाम बुनियादी सहूलियात हों, फर्नीचर, वॉशरूम, चौकीदार, पीने का पानी, ये वो सब, एक दिखा दें जो मॉडल हो सरकारी स्कूल, जिसमें कोई डोनर ना हो। ये एक स्कूल अपना दिखा दें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं सईद भाई, एक बात जो मैं आपने अभी हम पे तंज किया कि हमें शर्म आनी चाहिए। मैं वैसे अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करता नहीं, लेकिन आपने कर दिया। लेकिन बहरहाल ये शिकस्त आपको बुरी हुई है। चलें, सुन ले ना, सुन तो ले। फिगर्स आपने सही दी। पीटीआई को जिताया गया जी, एमकेएम का बुरा असर हो गया।
भाई हम तो चलो शर्म कर लेंगे, हम दोबारा आ भी जाएंगे। ये जो लाड़काना में जीडीए ने आपके गढ़ से सीट निकाली है, जो मोहतरमा की सीट थी, और ये जो लियारी में जमात इस्लामी दी है, इस पे तो आपको फांसी लगा के खुदकुशी कर लेनी चाहिए आप सबको। इसमें तो पीटीआई एमकेएम का कोई ताल्लुक नहीं है। जमात इस्लामी लियारी से जीती है और मौसम अब्बासी लाड़काना से जीते हैं, दोनों सीटें मोहतरमा की थी। आप तमाम लीडरशिप को चाहिए कि पोटेशियम साइनाइड खाएं और खुदकुशी कर लें। ख्वाजा साहब, आप खुद कहते हैं कि कराची के इंतखाबात में धांधली हुई, 45 अरब से 300 अरब तक आ गए। 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई, ये खुद कहते हैं कि कराची में हमारी सीटें छीनी गई हैं। भाई मैं तो आपकी बात को सेकंड करता हूं। लाड़काना में क्या हुआ? लाड़काना में मेरे भाई, हाँ बताता हूं लाड़काना में क्या हुआ? मौसम अब्बासी जी कैसे आ गया? लाड़काना सर, आपने पूछा तो मुझे जवाब देने दें। लाड़काना में सुबह 10 बजे कराची में तो आपने बसों का भी जवाब नहीं दिया, पानी का भी नहीं दिया, सीवरेज का भी नहीं दिया। कुछ कहना चाह रहे हैं नकवी साहब? मैं कह रहा हूँ जितने सवालात पूछे थे किसी का जवाब तो दिया नहीं उन्होंने, न बसों का, न पानी का, न सीवरेज का, बस न पीएफसी का। और अभी तो मैंने शुरू ही हुआ था, बाकी फहरिस्त और बाद में दे सकता हूँ, इनके जवाब मिल जाए तो। अच्छा चलें, कोशिश कर रहे हैं दोबारा उनसे राब्ता हमारा हो जाए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस हम डिस्कशन को यहीं आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, एक बात बताइएगा, ये जो आपने डिमांड्स रखी उस दिन वजीर आजम साहब से या वफाकी हुकूमत से, उसमें ऑब्वियसली ये खुद वफाक की तरफ से कहा गया था कि नए जो इंतखाबात होंगे, आने वाले जो आइंदा इंतखाबात होंगे, जनरल इलेक्शंस 2023, उससे पहले मरदमशुमारी दोबारा कर दी जाएगी। लेकिन उस दिन हम प्रोग्राम कर रहे थे, आबादी पे ही यही तमाम चीज़ें डिस्कस हो रही थी। तो मरदमशुमारी जिस इदारे ने करनी है वो खुद ये कह रहा है कि ये 2023 से पहले मुमकिन नहीं हो पाएगा। इस चीज़ पे आपको क्या वफाक की तरफ से जवाब मिल रहा है? देखिए, पहली चीज तो ये डेफिनेटली सब्जेक्ट जो है ना वो सीसीआई का था, लेकिन हम, आपको याद होगा जब मरदमशुमारी शुरू हुई तो उस दौरान ही हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्योंकि जो प्रोसीजर था कराची में हाउस काउंट का और ब्लॉक काउंट का, हमें वो बड़ा उसमें लकूनाज नजर आए। हम जब सुप्रीम कोर्ट चले गए तो वो केस अभी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि भाई इसको सीसीआई में तय करेंगे करना क्या है। अब क्योंकि मरदमशुमारी का एक प्रोसेस हो चुका, अब आबादी 4 साल आगे बढ़ चुकी, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब हम क्या करते हैं, इसको हम 2023 में दोबारा करते हैं, जो कि टेक्निकली अगर हम 2017 से भी लगाएं तो ये फिर होनी चाहिए 2027 में, 10 साल बाद। तो कम से कम ये एक अच्छा कंसेंसस फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि चले भाई 2023 में रखते हैं, और ये वाला जो बजट आ रहा है जो अब जून में आ रहा है इसमें इसके लिए एलोकेशन रखते हैं। दूसरी अंतरीन बात यह कि इसमें अब जब अदालत ने इसको रेफर कर दिया तो मुराद अली शाह साहब ने जो किया वही हमने किया। मुराद अली शाह साहब का भी वोट ऑफ डिसेंट है, अमीनुल हक भाई का भी वोट ऑफ डिसेंट है, और टेक्निकली फेडरल गवर्नमेंट ने फिर इसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर ये बजट एलोकेशन इसमें आ जाती है तो मैं समझता हूँ वो हम सब की कामयाबी है, और 2023 में ये मरदमशुमारी हो जाती है, और इसमें जो खराबियां हैं उसको फिर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके और स्टेक होल्डर्स को इंट्रोड्यूस करके वो मुमकिन हो पाएगा। सही। और बाकी चीज़ों पर वज़ीर आज़म साहब का क्या जवाब रहा, क्या मुस्बत आपको रिस्पॉन्स मिला? क्योंकि ये भी इत्तलात बड़े अरसे से मीडिया में चल रही हैं कि जी एमकेएम की तरफ से एक और वजारत का वफाक में मुतालबा जो है वो भी किया जा रहा है वज़ीर आज़म साहब से, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दिखाने के लिए हैं, लेकिन अंदर जो कहानी चल रही है वो ये कि जी वजारत एक और हमें दे दी जाए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं गुजारिश कर दूं, बड़ा तवील अरसा ये मनसब हमारे पास रहे हैं। वजारत जो है ना वो एक सेरेमोनियल हुकूमत का इत्तेहादी होने की एक अलामत होती है। अब मिसाल के तौर पर अगर सिंध में लोकल गवर्नमेंट की वजारत एमकेएम ले ले और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ना हो, मेयर के मातहत तमाम महकमे ना हो, तो ये वजारत बेकार है।
तो वजारत जो है ना वो एमकेएम का मकसद नहीं है। और ये जो दूसरी वजारत की बात हुई थी, इस पे खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने बड़ा क्लियर कहा कि हमारी तो ये एक वजारत भी हम पर बोझ है, हमें वजारत नहीं चाहिए, हमें अपने शहरों की डिलीवरी चाहिए। जिस तरह बिलावल साहब ने 2 वजारतों की हमें ऑफर कर दी थी, तो हमने उन्हें समझा दिया था कि हमारा मसला वजारत नहीं है भाई, हमारा मसला मकामी नौकरियां हैं, मकामी हुकूमत है और मकामी वसाइल हैं। आप हमें ये दें, आप समझें हम आपके साथ आंख बंद करके चलने तैयार हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारी इतनी हौसला अफजा प्रोग्रेस नहीं हुई, जिसका मैं आपको कहना चाहता हूं। और फिरदौस भाई यहाँ मौजूद हैं, ये सारी चीजें जानते हैं। ना उस तरह डेवलपमेंट हो पा रही है, ना हमारी पिटिशनों में सुनवाई हुई, ना 140A पे कोई पजीराई हुई, और ना ही कोई हमने ऐसा कोई काम किया कि हम अच्छी लोकल गवर्नमेंट यहाँ लेकर आ सकें। ओके, फिरदौस शमीम नकवी साहब, एक तो इसका ज़रा जवाब दीजिएगा कि जी जिस तरह एक इत्तेहादी जमात की पजीराई होनी चाहिए वैसी नहीं हुई, ये शिकवा है। और बड़ा अहम सवाल जो ब्रेक पे जाने से पहले मैं कर रही थी, क्योंकि एमकेएम की तरफ से कहा गया कि आप भी सिंध असम्बली के मेंबर हैं, ख्वाजा साहब भी हैं, सईद गनी साहब भी हैं। अब ये चीज़ें सियासतदानों के हवाले से बोली गई कि इस असम्बली के अंदर बैठे हुए लोग उन डाकुओं को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, जिस पे अभी आजकल बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है। डाकू राज के खात्मे के लिए एमकेएम ने मदद मांगी है विफाक से। ये अगर वाकई ऐसा है और ये मुसद्दिका कोई इत्तलात हैं किसी भी मेंबर सूबाई असम्बली के हवाले से, तो फिर तो नेम एंड शेम की पॉलिसी होनी चाहिए। फिर तो पता चलना चाहिए आवाम को कि आखिर कौन से ऐसे मेंबर्स हैं। तो ये सारी बातें करें ना, हम तो नेम एंड शेम करने को मैं तो हर वक्त तैयार होता हूँ, नाम ले रहा हूँ आपके सामने। और जहां तक देखिए जो बातें हैं वो आपको देखनी पड़ेगी कि एमक्यूएम जितनी कंफर्टेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ है और हम लोगों के साथ है, शायद वो माजी में अपने दूसरे इत्तेहादियों के साथ नहीं रही। जो मजबूरियां हैं, देखिए इस शहर कराची के लिए 1100 अरब का पैकेज बनाया गया, जिसमें से वफाक को 703 अरब दे देते। अब उसके अंदर प्रोजेक्ट क्या थे? 4 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई। ग्रीन लाइन किया था, ग्रीन लाइन इंशाल्लाह अगस्त 14 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। K4 का मंसूबा हमने अपने जिम्मे लिया, मेन ट्रंक लाइन। उसके ऊपर वापडा ने दोबारा से पूरी फीजिबिलिटी देख रही है। मैं बहैसियत लेजिस्लेटर मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं समझता हूँ ये हो चुका है, ये 1 साल ज़ाया किया गया। लेकिन क्योंकि वापडा को एग्जीक्यूटिव एजेंसी कर दिया गया है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ML1 पे काम हो रहा है। और उसके अलावा कराची सर्कुलर रेलवे, मैं बहैसियत एक असेंबली के मेंबर के, मैं समझता हूँ कि कराची सर्कुलर रेलवे जब तक प्रॉपर इकोनॉमिक फीजिबिलिटी ना हो वो नहीं करना चाहिए मंसूबा, इसको भी BRT में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। शहर में डिलीवरी नहीं हुई है। कराची वो शहर है, हैदराबाद वो शहर है, सक्खर, जिनका हालात पाकिस्तान के दूसरे मुकाबले के जो शहर हैं उससे बहुत बुरे हैं। और ये आपकी तस्वीर दिखा सकती है। मीडिया को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करनी चाहिए कि कंपैरिजन करके दिखाएं इसके पीछे वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह यह है कि सिंध हुकूमत है। एक कराची सर्कुलर रेलवे ले लीजिए, सिंध हुकूमत ने जायका की रिपोर्ट के लिहाज से 6000-4000 वकीलों को अपार्टमेंट बना के देने थे। ये कब करने थे? उन्होंने वादा किया 2009 से। ये वो पार्टी है जिसने रोटी कपड़ा मकान का वादा किया, 2021 में पहुंच के एक मकान नहीं बना। उन्हें जो एरिया मिला था जिसको रहना है सर्कुलर रेलवे में, उसको फेंस करना था। आज तक वो फेंस नहीं हुआ। जो नालों की सफाई ले लीजिए, जो काम नालों की सफाई पे उन्हें करना था वो नहीं किया। जिसमें उनको रीसेटलमेंट ऑफ पीपल करना था वो नहीं निकाल सके। अब ये सारी चीजें जो हैं उसकी वजह से काम रुके में, हर काम रुक जाता है। इसलिए कि सिंध हुकूमत ये चाहती नहीं है कि पीटीआई कामयाब हो। इससे अगर पीटीआई कामयाब हुई तो इनकी कलाई उतर जाएगी। और जब कलाई उतर जाएगी, जो एमकेएम की बराह रास्त सिंध हुकूमत के साथ शिकायतें हैं वो भी हमने सुनी हैं। जो एमकेएम के शिकवे, शिकायतें या तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत के साथ हैं वो भी हमने सुने। लेकिन आप ये कहते हैं कि उनके इन शिकवों की या तहफ़्फ़ुज़ात की भी असल वजह या उनसे किए गए वादों पर अमल दरामद न होने की वजह भी सिंध हुकूमत ही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म, आई हैव टू वाइंड अप हियर। फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका और ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।